नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। साहित्य, संस्कृति और सिनेमा के इस चैनल में आज बात होगी साहित्य की, और एक ऐसी लेखिका से जिन्होंने साहित्य की हर विधा में हाथ आजमाया है, लेकिन उनका मूल स्वर है व्यंग का। उनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें पहली पुस्तक है जीभ अनशन पर है, दूसरी है कबूतर का कैटवॉक, और तीसरी जो कि अभी अभी प्रकाशित हुई है कुछ महीनों पहले, उसका नाम है व्यंग का एपिसेंटर। इनके लेखन के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें मैं बात करूं तो व्यंग यात्रा का एक पुरस्कार है रविंद्रनाथ त्यागी पुरस्कार। हिंदी लेखिका संघ द्वारा भी आपको पुरस्कृत किया जा चुका है, और बाकी खुलासे होंगे हमारी बातचीत में। तो चलिए आरंभ करते हैं। समीक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। समीक्षा तेलंग जी, आपका नया व्यंग संग्रह मेरे हाथ में है, व्यंग का एपिसेंटर जी। इसके पहले मैंने 1-2 आपके संग्रह पढ़े हैं, जिनमें एक व्यंग संग्रह के साथ साथ वो यात्रा संस्मरण है, जिसका कबूतर का कैटवॉक। हाँ, वो यात्रा संस्मरण ही है पूरा। नहीं, लेकिन उसमें व्यंग्यात्मकता है। भाषा कहाँ जाएगी? वो सहज स्वाभाविक है आपकी भाषा में, मुझे ऐसा लगता है। और एक जगह आप लिखती हैं कि मैं थोड़ा आलसी हूँ लिखने के मामले में, मैं बहुत कम लिख पाती हूँ जी। लेकिन मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि जितना मैं आपको पढ़ता हूँ, ऐसा कतई नहीं है कि आप आलसी हैं, बहुत कम लिखती हैं, बहुत अच्छा और बहुत काफ़ी लिखती हैं। लेकिन अधिक लिखने के बावजूद आप बहुत सटीक और बहुत सधा हुआ और मैं कहना चाहूँगा कि स्तरीय लिखती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे लोग न जाने कितना लिखते हैं, लेकिन उसका स्तर चला जाता है। तो ये कैसे संभालती हैं और इसका क्या कारण हो पाता है? संभालना नहीं पड़ता मुझे। जैसा मैं बोलती हूँ वैसा मैं लिखती हूँ, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मैं बोलती हूँ। इसलिए मुझे कुछ भी लिखते समय सोचना नहीं पड़ता। एक बार बस विषय क्लिक हो जाए दिमाग में, तो जब मैं लिखने बैठती हूँ तो अपने आप से पूरा होने के बाद निकलता है। वाह, यानी कि वन गो में पूरा आपका ड्राफ्ट तैयार हो जाता है? जी, एडिटिंग करनी पड़ती है, और लिखने के बाद मैं होता है ऐसा कि हमारे विचार जो हैं हमेशा चलते रहते हैं। जिस दिन हम लिखने बैठते हैं, हो सकता है वो विचार 4 दिन बाद बदल जाए। उसमें कुछ चीज़ें हम एडिट करके उसको सोचते हैं कि नहीं, ये इस तरीके से आना चाहिए, या ये पंच होना ही चाहिए, ये कमज़ोर पंच है, ये तगड़ा पंच है, तो वो मुझे डालना ही है उस व्यंग के हिसाब से। व्यंग का विषय यदि गंभीर है तो उसमें हाथ से किसी भी तरीके से ना घुसे, ये भी कोशिश करनी पड़ती है। और ये कोशिश नहीं करनी पड़ती एक्चुअली, हम जैसे मैं बोलती ना, जैसे हम सोचते हैं वैसा हम लिखते हैं। तो यदि हम गंभीर किसी विषय पर हम जब सोचते हैं तो गंभीर शब्द ही निकलते हैं उसमें से, हाथ से तो नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि व्यंग ऐसा है कि जब व्यंग में ही ऐसा है कि जो आप हास्य का तड़का भी लगा सकते हैं, और व्यंग ही ऐसा है कि जो हाथ से आपकी व्यंग को ख़राब भी कर सकता है। तो दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखती हैं और बराबर रखती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बीएससी करने के बाद सीधे इस लेखन की तरफ कोई नौकरी या उस तरह की सामान्यता होता है ना, बीएससी किया है तो आप साइंटिस्ट बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, ये दिशा कैसे मुड़ गई? बीएससी करने के साथ मेरा लेखन नहीं शुरू हुआ था। लेखन बहुत पहले शुरू हुआ था, जब मैं 12 साल की थी। तो सबसे पहला संस्मरण मेरा तभी लिखा गया था, और शायद मैं नहीं जानती थी कि मैं लेखक बनूंगी आगे जाके। चिट्ठियाँ लिखने की बहुत आदत थी हम लोगों को। मेरे मम्मी पापा दादाजी, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, सभी लोग थे घर परिवार में। तब चिट्ठियों का ट्रेंड होता था, तो बड़े खूबसूरत हम मराठी में चिट्ठियाँ लिखते थे, सबको भेजते थे। वो संस्मरण भी वैसे ही चिट्ठियों के तौर पे ही चले गए। लेकिन जिन्होंने भी पढ़े, उन्होंने जब तारीफ़ की तो ठीक है। 12 साल होती ही कितने, तब तो कुछ भी दिमाग में नहीं होता, किसी के भी दिमाग में नहीं होती ये चीज़ें। धीरे धीरे करके फिर स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। मेरे बोलते थे कि भाई करो, कुछ पढ़ो, ये चीज़ पढ़ो और उसको सोच के फिर लिखो। तो डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं, निबंध कॉम्पिटिशन्स हैं, उसके लिए हम लोग को बहुत प्रेरित करते थे कि नहीं, ये करना है, क्यों नहीं करना। 10 जगह से पढ़ो। तब गूगल तो कुछ था ही नहीं, तो आपको सब कुछ पका पकाया कुछ नहीं मिलने वाला है, हर चीज़ आपको पढ़ना ही है। तो हमारे घर में जागरण आता था, पांचजन्य आता था,
ऐसे हमारी परवरिश हुई है उन सबको पढ़ के, और विचार जो हैं वो पढ़ने से ही परिपक्व होते हैं। शुरू से विधा व्यंग ही रही या इसके अलावा संस्मरण, जैसे आपने कहा संस्मरण थी, या व्यंग को सोच समझ के नहीं, ये शायद इस चीज़ को मैं बहुत अच्छा कर पा रही हूँ, मैं व्यंग में ज़्यादा बेहतर लिख रही हूँ, इसलिए इस दिशा को आगे ले जाया जाए? नहीं, ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने एक जगह और बोला था कि किसी ने बोला था कि 98% जो लेखक होते हैं वो अपनी लेखन पद्य से शुरू करते हैं, यानी कविता से शुरू करते हैं। मेरे पास कविता नहीं थी, मेरे पास केवल गद्य था। तो मेरी राइटिंग गद्य से ही शुरू हुई। लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे चिट्ठियाँ लिखने का बड़ा शौक़ था, वो शौक़ संपादकीय के नाम से चलता गया आगे। तो आपके नाम पत्र एक कॉलम आते थे, सारे अखबारों में आते थे, पहले तो संपादकीय पे रहते थे। तो मैं भी अपना कुछ कुछ चारों तरफ जो देखती थी उसमें लिखकर भेज देती थी, और वो हर हफ्ते में 2-3 दिन मेरा पब्लिश होके आना ही है, ये मानकर चलती थी। शुरू में नहीं लेते हैं, लेकिन फिर उनको जब पता चल जाता है कि नहीं ये अच्छा लिख रहे हैं और इनको हमें पब्लिश करना है, तो वो लोग लेने लगते हैं। फिर आपको रेगुलरली वो लेने लगते हैं। फिर उनके साथ में यदि उनके कोई विशेषांक निकलते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं कि भी इसके लिए भी हमें लेख चाहिए। तो इस टाइप से होने लगा था। तब मैं कॉलेज में ही एक सेमिनार था, तो वो पत्रकारिता का था, और उसमें सारे जितने हमारे ग्वालियर अंचल के पत्रकार थे, बड़े बड़े पत्रकार थे, सभी लोग आए थे उसमें। और उसमें मेरा भी था, अपना बोलने का था, उसमें उन्होंने दिया था। 9-10 दिन का हमारा पूरा सेमिनार था। तो उसमें क्या हुआ कि पत्रकारों से डायरेक्ट मैं कांटेक्ट में आई, और ग्वालियर की तो पहली पत्रकार मैं ही थी वुमेंस में, कोई था ही नहीं मेरे से पहले। तो मैंने 96 में 97 अराउंड वही टाइम था मेरा, और तब मैंने पत्रकारिता स्टार्ट की। औरतें थी कैसे कि वो ऑफिस के अंदर काम करती थी, ऑन फील्ड कोई था ही नहीं। अच्छा। तो मैं पहली पत्रकार बनी। उन्होंने ही मुझे बोला कि नहीं, हम आपको लेना चाहते हैं और आपका जिस दिन फाइनल होगा उस दिन हमारे यहाँ आइए। फील्ड के लिए आपने को चुना गया? फील्ड के लिए मुझे चुना, और दैनिक भास्कर में काम किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया। तब नया नया आया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो लोकल में काम किया, क्योंकि मुझे ग्वालियर छोड़ के नहीं जाना था। ये मेरी अपनी वो थी सोच कि नहीं, मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ बाहर। तो वो था। और उस सेमिनार में स्वदेश के जो संपादक थे डॉक्टर शिव बरुआ, आप तो नहीं हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बोले तुम व्यंग बहुत अच्छे लिखती हो। तो व्यंग क्या होता है इससे मुझे कोई मतलब भी नहीं था, मैं जानती भी नहीं थी, क्योंकि मेरी हिंदी कोई फील्ड थी ही नहीं। तो हिंदी पढ़ना इन्हें हम लोगों के लिए सारे अखबार पढ़ लिए हिंदी के, फिर जो पसंद आ रही वो बुक्स पढ़ ली हिंदी की, मैगजीन्स पढ़ ली हिंदी की, तो वो सब पढ़ लिया हिंदी का, उतना ही काफ़ी था। वो महादेवी वर्मा या फिर आप जयशंकर प्रसाद बोलेंगे या फिर आप प्रेमचंद बोलेंगे, मैं वहाँ तक नहीं पहुँची कभी भी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी उन सबको हाथ लगाने की। उतनी हिंदी आप स्टडी कर सकते हैं, एकेडमिक्स होना चाहिए उसके लिए हिंदी में, तो आप जाएंगे उस लाइन में। अब हम ठहरे इधर साइंस वाले, छोटा छोटा लिखना जानते हैं। साइंस के लोगों की सबसे बड़ी खासियत बोलिए, ये बोलिए कि वो कैसे आलसी होते हैं, तो सबसे छोटी चीज़ वो लिख सकते हैं। हाँ। इतिहास में जितना लंबा लिख सकते हैं, जो इतिहास लेते हैं उतना ही छोटा लोग इसमें लिखते हैं साइंस लेने के बाद। तो वो आदत थी छोटे छोटे अपने लिखकर और दे देती थी। तो फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि बोली कि ना तुम व्यंग बहुत अच्छे लिखती हो। मैंने कहा सर एक बात बताइए, ये व्यंग क्या होता है? तो बोली ये जो तुम लिखती हो ये व्यंग ही है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है। फिर उन्होंने नरेंद्र कोहली जी की बुक सबसे पहली बार मुझे व्यंग के लिए दी। उसके पहले जागरण में नरेंद्र मोहन जी के व्यंग आते थे, वो मैं रेगुलरली पढ़ती थी, और मेरी मम्मी पढ़ के बोलती थी कि बेटा आज ही आया है, तुम पढ़ लेना इसको। अच्छा। तो तब मैं 8th-9th में अराउंड रही होंगी, और तब से हमको वो जागरण पढ़ने की आदत थी। तो एडिटोरियल पढ़ना ही है, बाकी कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो वो कुछ नहीं, फर्स्ट पेज एंड एडिटोरियल ये कंपलसरी था हम लोगों को पढ़ने के लिए। फिर उन्होंने जब गाइड किया कि ये पढ़ो, फिर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, प्रेमचंद में जय हैं, और भी जितने लोग फिर छपते थे धीरे धीरे करके, जो समझ में आया उतने लोगों को पढ़ा। और मुझे लगता है धीरे धीरे ही हुआ है, ऐसा कुछ अचानक से नहीं हुआ। अचानक होता भी नहीं। हाँ, अचानक कुछ नहीं होता है। पहला काव्य अपना व्यंग संग्रह आपको 2018 में छपा जी, अजीब अनशन पर है जी। तो किसकी जीभ थी? जीभ ऐसी थी कि अनशन था, और नेताओं की जीभ थी वो,
अच्छा। हाँ, क्योंकि उस दौरान आपको याद होगा कि अन्ना हजारे जी का अनशन खूब चल रहा था और केजरीवाल तब नए नए आए हुए थे राजनीति में, खूब अनशन चला, सब कुछ चला। और मेरे दिमाग में आया कि ये लोग कितना ठीक है जो भी नेता कर रहे हैं। उसके बाद फिर बहुत लोगों ने और भी अनशन किए, तो वो एक अनशन चीज़ मेरे दिमाग में थी। लेकिन मेरे जो विषय होते हैं वो घर परिवार से जुड़े होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि सबसे ज़्यादा औरतें अनशन करती हैं। कैसे अनशन करती हैं मैं बताऊं। सुबह से लेके रात तक, जब तक सबको खिला पिला नहीं देती घर में, तब तक वो भूखी रहती हैं। ये अनशन होता है और ये वो अंदर से। तो मैंने उनके लिए लिखा कि जैसे अमृत पी के पैदा हुई हूँ, क्योंकि उनको भूख नहीं लगती है, वो अंदर से पूरे प्रेम के साथ खिलाती हैं। लेकिन वो वहाँ अनशन जो था वो खाया हुआ अनशन था। तो आप मेरी किताब पर भी देखेंगे कि ये एक कौर रखा हुआ है और उसके साथ अनशन है। वो उस जीव अनशन पर है जो मेरा लेख है, उसमें यही चीज़ मैंने दी हुई है कि वो सुबह 4 बजे खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद दिन भर का अनशन होता है। और बाकी जो घर की औरतें होती हैं वो मतलब पूरे मन से वो अनशन करती हैं। अनशन एक जगह एक आपकी किताब में जो जिन्होंने आपकी बुक के बारे में लिखा है, उन्होंने ये बहुत बढ़िया बात लिखी है कि समीक्षा तेलंग का जो व्यंग है उसमें दायित्वबोध है जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, अगर इस चीज़ को वो ध्यान में रखें तो फिर उससे बेहतर कुछ नहीं है। जैसे कि मैं कोई सिनेमा देखूं या कोई भी साहित्य पढ़ूं या कहानी कविता, तो उसमें ये चीज़ आजकल बहुत मिसिंग होती है। आप देखें जैसे सिनेमा बनाया जा रहा तो उसका कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है, पूछे उसका दायित्व क्या है, क्या दायित्व बोध है आपका, ये क्या बताना दिखाना चाहते हैं, तो उससे उनको मतलब नहीं होता है। तो आपने एक छोटा सा व्यंग है, लेकिन उसमें अगर दायित्वबोध है कि ये क्या कुछ बता रहा है, इससे क्या कोई कुछ सीखेगा या इससे क्या परिवर्तन होने वाला, अगर ये ध्यान रखा तो बहुत बड़ी बात है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी लिखूं उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो, कोई भी पढ़े तो वो खुश हो। खुश इन सेंस कि वो हंसे ऐसा नहीं, वो अंदर से खुश हो कि हाँ इसमें कुछ नेगेटिव नहीं लिखा है, कुछ प्रेरित हो रहा है। वो यदि होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा काम इतना वो नहीं है कि मतलब सोशल वर्क भी इसके साथ करूँ, लेकिन एक लेखक की जिम्मेदारी होती है कि वो लिख कर जाता है तो वो अपनी पीछे से सब छोड़ कर जाता है। तो जैसे वाणी होती है कि वाणी से एक बार ख़राब चीज़ निकल जाए फिर आप उसको सुधार नहीं सकते हैं, इसी तरीके से किताब का है, एक बार लिखा हुआ मिटा नहीं सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा पॉजिटिव जो उसके एंगल्स होंगे वो लूँ, और कहीं पर भी स्वाभिमान कम नहीं दिखना चाहिए। 2 चीज़ें मैं उसको लेती हूँ। ये इस चीज़ का सबसे बुरा आजकल दिखता है, जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं, आप देखें कि वो जितना निगेटिव हो सकता है वो कोशिश करते हैं कि जैसे कि पत्रकारिता का या उनके लेखन का वही धर्म है। अच्छी से अच्छी चीज़ आपने पहनी हो, आपने तैयार हुई, आपने बहुत कुछ बनाया हो, लेकिन वो ढूंढ करके बता देंगे नहीं ये देखो ये तो गड़बड़ है। एक्चुअली पत्रकारिता का अभी ये हो गया है कि उनको लगता है कि जब हम कुछ नेगेटिव चीज़ उसमें से ढूंढ लेंगे वो हमारी खोजी पत्रकारिता है। वो सफलता है उनकी, वो सफलता है, उसी को खोजी पत्रकारिता बोलते हैं। खोजी पत्रकारिता, क्या खोजा हमने ना? क्या खोजा हमने, जबकि हमने एक्चुअली खोजा था, बहुत कुछ खोजा। फूलन देवी का इंटरव्यू मेरे लिए बहुत आसान नहीं था, लिया अकेले ने लिया और किसी को नहीं दिया उन्होंने इंटरव्यू। अच्छा, आपको दिया क्या? मुझे दिया था। वीरप्पन की वाइफ आई थी ग्वालियर, उनका लक्ष्मी पार्वती का इंटरव्यू लिया। कौन था उस समय मीडिया में? कोई नहीं आया, आए तो होंगे भी तो उनके इंटरव्यू नहीं आए उनके चैनल्स पे। तो फूलन देवी का इंटरव्यू आप लेने गई थी कहाँ, जंगल में? जंगल में नहीं, तो वो शादीशुदा थी। अच्छा। और हम लोगों को पता चला कि वो आ रही हैं, तो मैंने जैसे भी पत्रकार लोग करते हैं कि अपने सोर्सेज से पता करके मैं पहुंची थी, तो दिया था इन्होंने इंटरव्यू, अपने हस्बैंड के साथ ही थी। अच्छा। और हाँ, लेकिन दिया उन्होंने और मना नहीं किया, बोले मैं दूंगी। सुषमा स्वराज जी का लिया मैंने, बहुत लोगों का लिया। तो फूलन देवी की जो एक छवि है सामान्यतया लोग जैसा जानते हैं, आपने जब इंटरव्यू लिया तो उसमें वो कौन सी बात अलग से निकाली होगी जो सामान्यतया लोग नहीं जानते हैं? जब मैं मिली थी ना, तो वो फूलन देवी तो थी नहीं,
वो थी एक प्रॉपर जो शादीशुदा लेडीज़ होती हैं वैसी ही थी वो। और उस समय यदि मतलब मैंने भी कहानियाँ पूरी सुनी थी बहुत सारी, क्योंकि मैं ग्वालियर की ही थी तो हमेशा ही कुछ ना कुछ न्यूज़ में आता ही रहता था। बहुत सारी चीज़ें थी उनके साथ में, लेकिन समर्पण के बाद जो भी कुछ हुआ उसके बाद मैं तो फर्स्ट टाइम उनसे तभी मिली थी। और उनकी वो छवि देखने के बाद आप मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा लगेगा आपको कि इन्होंने ये सब भी किया है। हाँ, कि उनकी ये लाइफ भी रही होगी। जैसे होता है ना कि दो जिंदगियां जीते हैं लोग कैसे, तो वो व्यक्तित्व मेरे सामने था, वो दूसरी जिंदगी, पूरी तरह से डिफरेंट। वो सारे सवाल आपने किए होंगे, तो उन वो सवालों को किस तरह जवाब दिया? बोलती थी कि देखिए, बोले एक तरफ से कुछ नहीं होता है, हथियार उठाना हर एक के लिए आसान नहीं होता। जब बहुत बहुत कुछ हो चुका होता है उसके बाद हथियार उठाते हैं, और लड़कियों के लिए तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन फिर वो यही बोल रही थी कि मेरी तो ज़िंदगी सब खुली किताब थी, सबको पता है, तो आप अब जो है वो पूछो। आप जो है पूछो, जो नहीं तो पता वो है सांसद बन चुकी थी। सांसद बन चुकी थी। सुषमा स्वराज, फूलन देवी और तीसरी महिला किसका? उमा भारती हैं, राजमाता सिंधिया है, राजमाता सिंधिया, सुमित्रा महाजन से मैं कई बार मिली। सभी लोग मतलब ये सारी महिलाएं अपने लेवल पे बहुत महत्व रखती हैं, टॉप पर हैं। इन सब में क्या कॉमन आपने देखा? कॉमन ये दिखा, एक तो लीडरशिप जम की थी। मुझे इन लोगों का व्यक्तित्व बहुत पसंद आया, इसीलिए मेरा कबूतर का कैटवॉक है, उसमें 4 राजनीतियों का मैंने एक संस्मरण लिखा हुआ है। उसमें सुषमा स्वराज हैं, उमा भारती हैं, राजमाता सिंधिया हैं और सुमित्रा महाजन, इन लोगों के संस्मरण है उसमें। और ये चारों ही लोग जो थी वो महिलाओं का बहुत सम्मान करती थी, बहुत सम्मान करती थी। कि राजमाता सिंधिया के साथ जब मैं उनके साथ, उनका चुनाव था शिवपुरी में, तो लिस्ट जाती है नामों की, और मेरा एक अकेली का नाम देख के कि लड़की है, उन्होंने अलग व्यवस्था की थी मेरे लिए पूरी। तो उनकी जो मतलब सिंधिया परिवार की जो गाड़ी थी, एम्बेसडर उस समय चलते थे, वो उन्होंने भेजी थी, अपना पर्सनल पीए भेजा था उन्होंने साथ में, और अकेली ये जाएंगी उन्होंने क्लियर कर दिया था। मेरा खाना उन्होंने नीली कोठी में रखा था, शिवपुरी की जो जहाँ पर वो रहती हैं। तो उसके बाद मतलब जब तक मैं घर नहीं वापस आ गई, उन्होंने इतनी केयर की है जैसे उनकी बेटी हो, इस टाइप से था उनका। ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोग जो नेता बन गया तो उनको लगने लगता है कि नहीं, ये सारा कुछ इसके अंदर खराब ही है। हाँ, खराब नहीं, उनकी मातृत्व की छवि थी, सुषमा स्वराज की मातृत्व की छवि। उनसे मैं 2 या 3 बार मिली, और मुझे कहीं पर भी अहंकार, कहीं ईगो, कहीं एटीट्यूड, कुछ भी नहीं। ये सारे लोग बहुत सिंपल हैं, जितने हाइट पर हैं उतनी ही ज़मीन पर हैं। तो मुझे इन लोगों का व्यक्तित्व बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे वैसे ही लोग पसंद आते हैं कि ठीक है, आप एक हाइट पर पहुंचते हैं तो आप एग्जाम्पल बनते हैं किसी के लिए, लेकिन आप ज़मीन पर हैं वो उससे बड़ा एग्जाम्पल बनता है। उमा भारती तो काफ़ी अच्छे से वो भूलती नहीं है, उनकी मेमोरी इतनी शार्प है, वो भूलती नहीं है। जब उन्होंने मुझे वापस ग्वालियर में देखा तो बोले, अरे तुम तो वो हो ना। उन्होंने सबको भगा दिया और अकेले मुझे इंटरव्यू दिया, तुम अंदर आ जाओ, बाकी बाहर आप कितनी भी आलोचना कर लें किसी की भी, लेकिन जब कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ विशेष बातें होती हैं, बिल्कुल विशेष क्षमताएं होती हैं, तभी वो यहाँ पर है। आलोचना करने किसी भी कर दें 2 मिनट में क्या जाता है। तो बहुत आसान तरीका है, किसी को यदि आपको वहाँ नहीं ठहरने देना है तो आलोचना कर डालो। मतलब आज का जो स्टाइल चल रहा है अपने समाज में कि संबंध बनाना है, तो भाई संबंध गिव एंड टेक पे ही टिके हुए हैं, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। लेकिन मैं तब भी अभी नहीं मानती हूँ ऐसा कि हर चीज़ गिव एंड टेक पे नहीं चलती है। मैंने इसका अपोज भी कई बार किया है कि इवन सम्मान में भी यदि औरतों को सम्मान मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं गलत हैं, बिल्कुल नहीं। उनका काम दिखता है तो वो सम्मानित हो रही हैं। यदि ऐसा है, आरोप लगाए जाते हैं, आप तो साहित्य में देखते हैं कितने जल्दी आरोप लगा दिए जाते हैं कि महिलाओं पे, तो फिर वो आरोप पुरुषों पे क्यों नहीं लगते? महिलाओं का टारगेट सबसे इजी होता है, तो सबसे पहले उनके ऊपर टारगेट ही कर दो ना आप। सबसे आसान है कि वो कहीं हट जाएंगी या नाम खराब हो जाएगा उनका, क्योंकि नाम बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, नाम खराब करने में 2 सेकंड भी नहीं लगते किसी का भी। उसके बाद कट टू आपने पत्रकारिता छोड़ी और फिर गृहस्थ जीवन में आ गए पूरी तरह से। बिल्कुल।
शादी हुई तो मेरा ऐसा मानना था कि जब शादी हुई है तो पूरी तरीके से हम उसको डेडिकेट, जैसे हम अपने काम में रहते हैं वही एक तरीका है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर मैं वापस फिर लौटेंगे। तो यही हुआ, आप उसके बाद लौटी और फिर से लेखन आपका आरंभ हुआ। बिल्कुल। और फिर जो कि आपको सुझाया गया था कि व्यंग आप बढ़िया लिखती हैं, तो व्यंग की तरफ आप लौटी। हालांकि आपने लिखा है कि जितने भी कहना चाहूँगा कि साहित्य में जितनी विधाएं होती हैं सब में आपने लेखन किया है, चाहे व्यंग हो, फिर कहानी हो, कविता हो। और हाँ, कविता इधर मैंने लिखी, थोड़ी ज़्यादा नहीं लिखी, 20-25 मुश्किल से, बहुत सारी नहीं लिखी। लेकिन अच्छा, लेकिन हाँ, वो मॉरिशस वाली जो पत्रिका आती है उनकी, उनको पहली बार में ये कविता बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने ले ली, ऐसा हुआ। लेकिन व्यंग मुख्य विधा है, बाकी सब चीज़ों में जो कई बार क्या होता है कि जो विषय होता है वो विधा चुनता है। बिल्कुल, है ना, कि वो जो विषय या सब्जेक्ट आ गया, कोई बात ध्यान में आ गई, कोई घटना ध्यान में आई, तो वो चुन लेता है कि इसमें कविता में जाएगी या कुछ कहानी बननी चाहिए या व्यंग में जानी चाहिए। जी जी। आपने यदि कबूतर का कैटवॉक पढ़ा होगा मेरा, तो उसमें दामोदर खड़से जी ने भूमिका लिखी है और वो हमारे तो बहुत ही बड़े सीनियर साहित्यकार हैं, पुणे में ही रहते हैं। लिखा है कि जैसे कहानीकार होता है या कवि होता है तो वो यदि कुछ भी लिखे तो उसके इसमें वो चीज़ें दिखने लगती हैं। ऐसे ही समीक्षा जी ने संस्मरण लिखे हैं लेकिन व्यंग दिखता है, व्यंग दिखता है, जो मैंने क्योंकि कहा भाषा बदलती नहीं है, भाषा शैली वही आती है, भाषा शैली आती है, वही आती है। आप कहानी भी लिखेंगे तो उसमें व्यंग्यात्मकता कहीं ना कहीं व्यंग आएगा ही, 100% आएगा। मेरी कविताओं में भी व्यंग आ जाता है, मैं नहीं रोक पाती हूँ उसको, और रोकना भी नहीं चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? हमारी शैली ही वही है, उसने हमें चुना है, हमने उसको नहीं चुना। मेरा तो मानना ही यही होता है कि हम नहीं चुनते हैं उसको। बहुत लोग बोलते हैं कि सेम चीज़ है, सेम चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम विधा सोच के नहीं लिखते हैं। हाँ। लिखने के बाद, जैसे मुझे तो पता ही नहीं था विधाओं के बारे में, तो मुझे किसी और ने रियलाइज़ करवाया कि ये आपकी विधा है। लेकिन ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। कविता मैं कभी नहीं लिख पाई, जैसे मैंने बताया आपको, अब लिखी है जाके 1-2 साल में। तो यदि मैं सोचती कि मुझे कविता ही लिखनी है तो वहीं अटकी रहती। हाँ। लेकिन हो सकता है कि मेरी राइटिंग को वो मंजूर ही नहीं था, वो निकला ही नहीं, वो छंद, वो शब्द, वो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। चीज़ और आपने लिखा कि मैं पढ़ती ज़्यादा हूँ, लिखने में आलसी हूँ। एक लेखक को पढ़ना तो बहुत ज़्यादा चाहिए ही, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर वो पढ़ने में आलसी नहीं है तो बहुत बड़ी बात है, आप पढ़ लेती। किसको आपको पढ़ना अच्छा लगता है? सबसे अच्छा पढ़ो और सबसे बुरा पढ़ो। वो इसलिए पढ़ो कि बुरा क्या लिखा गया है तब आपको अच्छा समझ में आएगा। हाँ। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जब आपको एक ही व्यक्ति का बता दिया जाए कि इनको पढ़ो, बाकी जो दूसरे लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा? तो मैं हमेशा ये सोच कर चलती हूँ कि मुझे हर एक को पढ़ना है, जितना मैं पढ़ सकती हूँ अपनी तरफ से मैं पढ़ती हूँ। अपने समकालीनों को पढ़ती हूँ, अपने से जो मेरे मतलब कम एज के हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए भी मैं पढ़ती हूँ, उनका भी सारा कुछ पढ़ती हूँ, उनकी बुक्स पर भी लिखना चाहती हूँ, पढ़ती हूँ। और जो हमारे सीनियर्स हैं उनको तो मैं पढ़ती ही हूँ, क्योंकि वो सीनियर्स हैं, उन्होंने क्या लिख कर गए और क्या लिखा। कोई विशेष लेखक नहीं, कोई विशेष लेखक नहीं, कोई विशेष रचनाएं सबकी विशेष हो सकती हैं, लेखक विशेष नहीं होता मेरे लिए। जैसे कि पुण्य तांबेकर जी का एक मंत्री स्वर्गलोक में, उनका उपन्यास वो मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं आती हूँ ज्ञान चतुर्वेदी जी के कुछ उनकी एक रचनाएं हैं, से आए बारामासी वगैरह, उनका बहुत पसंद है मुझे। प्रेम जी की जो उनका नाटक है वो मुझे बहुत पसंद है। उनका नाटक, हाँ, प्रेम जन्मेजय जी का नाटक। कौन सा नाटक है? उनका नाटक का नाम था हंसो हंसो यार हंसो, उनका एक संग्रह है। और उसके पहले मैं नाम भूल रही हूँ उसका, वो नाटक मेरे पास है, मैं आपको दूंगी। अच्छे नाटक है उनके, व्यंग नाटक। हाँ, उन्होंने एक ही नाटक लिखा, पूरी बुक है उनकी, एक नाटक पर उनकी, वो मुझे पसंद है। परसाई जी की मुझे फैंटेसी पसंद आती हैं, उनके निबंध लेख थोड़े विचारधारा की वजह से वो इतने मुझे आकर्षित नहीं करते हैं जितनी मुझे फैंटेसीज उनकी पसंद आती हैं। फिर उसके बाद यदि अभी नए लोगों में लिया जाए तो बहुत लोग हैं, सूर्यबाला जी हैं, स्नेहलता पाठक जी बहुत अच्छे लिखती हैं। यदि हास्य में जाए तो अर्चना चतुर्वेदी जी जैसा हास्य कोई नहीं लिख सकता। जो लेडीज़ व्यंगकारों में उनके जैसा हास्य हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, वो इतना अच्छा हास्य लिखती हैं। फिर सुभाष चंद्र जी की अभी जो उनकी एक नया संग्रह आया है
बहुत बेहतरीन है। रचना का नाम है कबूतर की घर वापसी। वो जब हम पढ़ते हैं या हम सुनते हैं तो आंखों से आंसू के अलावा कुछ नहीं निकलता। इतना बेहतरीन व्यंग लिखना अपने आप में, मतलब वो याद रहे हमेशा के लिए। ऐसे ही त्यागी जी का एक व्यंग है, एक तो उनके हाथ से भी होते थे, लेकिन एक व्यंग बहुत मार्मिक है उनका। एक लड़की जो 16वें साल में प्रवेश करती है, उसका वो षोडशे वर्षे ऐसे कुछ करके उनका संस्कृत में उन्होंने उसका हेडिंग दिया है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि कवि की नज़र से 16वें साल में लड़की क्या करती है और एक व्यंगकार की नज़र में उन्होंने लड़की बन के और पूरा व्यंग लिखा है। बहुत खूबसूरत लिखा। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, एक नए नए विषय। सामान्यतः मैंने देखा, अगर मंची कवि हूँ या एक, मैं बहुत उनको स्तरीय नहीं मानूँ, सामान्य व्यंगकार है, उसके पास दो ही विषय होते हैं व्यंग के, या तो नेता या तो पत्नी जी। दो को ऐसा पकड़ के घिसते हैं, ऐसा पकड़ के घिसते हैं, उनको कुछ नहीं बचता है जी। और वो इतना छिछला सा रहता है, इससे बड़ी ऊब हो जाती है। वो एक्चुअली हम उसको व्यंग बोलते ही नहीं, हम उसको टिप्पणी बोलते हैं। टिप्पणी के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना यही है कि आपको व्यंग यदि लिखना है पूरा एक किसी विषय पर, तो आपको उसके तह तक पहुंचना चाहिए पहले, और उसके कई सारे पहलुओं को लेके उसके बाद आप चिंतन करें उसके ऊपर, फिर आप लिखें। मेरे व्यंग नेताओं के ऊपर होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से राजनीति पर नहीं होते हैं। यदि जाला साफ़ करना है तो मैं सबसे पहले अपने घर का जाला साफ़ करूँगी, बजाय सड़कों पे झाड़ू लगाने के। तो मेरा वो व्यंग मकड़क जाल की चिंता किसे, यदि आपने पढ़ा हो, जीवन चंद पर है का है, तो वो निकलता मेरे घर से है, पहुंचता सड़क पर है, जो नेता लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं झाड़ू हाथ में लेके, उसके लिए। क्योंकि घर की लेडीज़ की कभी फ़ोटो नहीं आती पेपरों में, सफाई तो वो भी करती हैं सबसे ज़्यादा। उनकी फ़ोटो किसी ने देखी है क्या? बहुत कितनी बड़ी बात है कि फ़ोटो उनकी भी रोज़ आनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है सेल्फी बन के ही रोज़ डालनी चाहिए। मैंने झाड़ू लगाई। हाँ, लेकिन एक बात है कि आपके विषय कहाँ से निकलते हैं। हाँ, विषय घर से निकला, वो पहुँचा ठीक है सड़क पर, लेकिन एक ताना बाना होता है व्यंग का बुनने का, एक आपको प्लॉट सोचना पड़ता है उसके लिए। तो वो सारा प्लॉट ऐसे ही, मेरा अभी नए व्यंग संग्रह में भी आप कई सारी फैंटेसीज पढ़ेंगे, उसमें भी आपको दिखेगा कि शुक्र की यात्रा करवाई है, स्वर्गवासी मतलब होने का क्या अर्थ है। तो स्वर्गवासी होने का अर्थ ये नहीं है कि हम मर जाएं। हाँ। यदि कोई देश हमें अच्छा लगता है तो वो भी स्वर्ग है। स्वर्ग है, बिल्कुल। कहते हैं ना, कश्मीर स्वर्ग है। स्वर्ग है तो है यहीं, तो तो सब कश्मीर वासी। तो किसी दूसरे देश में जब मैं थी तो वहाँ की भी मैंने अपने विचारों को रखा, और ऐसे ही निकलते हैं मेरे व्यंग। तो सेल्फीज़ जो लेते हैं मंदिरों में जाके, अब शांति के लिए जाते हैं, मन की शांति के लिए, लेकिन वो सबसे पहले क्या करेंगे कि मंदिर के जो भगवान होते हैं उनके सामने खड़े होकर अपना सेल्फी निकालते हैं। व्यंग के एपिसेंटर में मेरे विषय थोड़े अलग हैं, थोड़े गंभीर ज़्यादा हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पे विषय कई बार लिए गए हैं। दवाई की जो खोज है, वो साइंटिस्ट ने नहीं की है, वो हमारी जो हम जो कमाते हैं, वो हमारी परिस्थिति ने हमें दी है खोज के, पाई की खोज। तो वो पाई इकट्ठा करके जब हम इकट्ठा, और उसके बावजूद हम अपने मन जैसा घर नहीं ले पाते हैं, फिर क्या लगता है कि हम बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस दिन मुझे इतना देना कि मैं वो खरीद पाऊँ, क्योंकि ये पाई से मैं वो नहीं खरीद सकता इसको जमा करके। तो एक मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं, कैसे वो पाई इकट्ठा करके और अपनी चीज़ों को बढ़ाते हैं, करते हैं। यहाँ तो 1 BHK 1 रूम का घर, स्टूडियो कितना हो जाता है। एक व्यंग लिखा मैंने जिसमें किचन गायब हो रहा है। अच्छा। तो हमारा भारतीय तो पूरा संस्कृति किचन पे टिकी है, किचन पर है, क्योंकि एक भी त्योहार बिना किचन के नहीं हो सकता। हमारा कुछ भी जरा से भी रोज़ का खाना ही है। हम रोज़ बर्गर ला के फ्रिज में नहीं रखते हैं, तो हम रोटियां सुबह की शाम नहीं खाते हैं। तो हमारा पूरी, मुझे लगता है हमारी दिनचर्या, हमारी संस्कृति पूरी किचन से जुड़ी हुई है, भारतीय संस्कृति। मैंने उसके ऊपर व्यंग किया हुआ है कि ये क्या सिस्टम है, क्यों किचन ख़त्म कर रहे हैं बिल्डर्स। तो मैंने उसके ऊपर व्यंग किया है। फिर मैंने यहाँ देखा था, जब मैं पुणे आई तो पुणे में एक चला था, उन्होंने कुछ लोगों ने होर्डिंग्स लगा के रखे थे, तो उसके ऊपर भी आपके भी पढ़ेंगे उसको। तो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, लेकिन वो भी घर के ऊपर है। तो क्या चेंजेस हो रहे हैं, और ये चेंजेस होते होते गांव तक पहुँचते हैं। हाँ। फिर गांव शहरों में भागते हैं।
तो गांव को गांव रहने दो, उसको विकसित करें, और शहर को शहर रहने दो, उसको विकसित करें। मेरा मतलब मकसद वही है लिखने का। वो जो बात कही गई आपको, किसी जो राइटर ने आपके बारे में कही कि दायित्व बोध, तो उसके तहत ये दायित्व बोध का ही तरीका है, ना कि मतलब सिर्फ छीटाकशी करते रहना। ये बड़ा अच्छी बात है, आपने जो भी बातें हमसे कही। हाँ, उसमें खाली छीटाकशी तो अच्छा नहीं है, उसमें कुछ आपका अंदर से निकल कर आना चाहिए, कुछ उसके क्यों लिख रहे हैं आप, फालतू शब्द नहीं जाने चाहिए। इसके बाद क्या? इसके एक आपको व्यंग लिखेगा इसमें, पानी की बूंद के ऊपर है। 40 साल बाद क्या होने वाला है वो उस व्यंग में है। तो उसमें बूंद मतलब वो म्यूजियम में रखा हुआ है उनके लिए बूंद। बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, वो खिलौने में बूंद लाती है हाथ में, और वो बोलती है कि मम्मी देखो ये क्या लाई मैं। तो बोले, मम्मी पूछती है ये क्या है? बोले मुझे आज मेरे भाई ने दिखाया लैपटॉप पर कि ये पानी की बूंद होती है, और उसको आज मैं अपने कबर्ड में रखूँगी, और ये म्यूज़ियम में सजाऊंगी, तो कितने सब लोग देखेंगे उसको। ये चीज़ है उसमें, क्योंकि म्यूज़ियम में वही चीज़ें होती हैं जिसकी कीमत होती है, और हम पानी की वेस्टेज कर रहे हैं, हमारे चारों तरफ पर्यावरण बिखरा पड़ा है, सब मतलब क्या है, ये पर्यावरण ख़राब ही हो रहा है इन सब चीज़ों से। तो उसने बताया है अपनी बहन को कि ये जो कंक्रीट खड़ा किया है हमारे पूर्वजों ने किया है, और बहुत टाइम नहीं हुआ, 30 ही साल हुए हैं इसको करके। इन लोगों ने खाना खाया है, इसको भोजन बोलते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी उसने दिखाया, क्योंकि वो टाइम जो था उसमें वो सैशे खाते हैं, और सैशे सॉल्युबल होते हैं, वही एक सैशे से पानी भी पीते हैं, और उसी सैशे से खाना भी, पेट भी भरते हैं, और कपड़ों के लिए वो यूज एंड थ्रो डिस्पोजेबल कपड़े पहनते हैं। हो जाएगा, हम लोगों ने देखा ही कोरोना में क्या हुआ, यूज तो एंड वो थ्रो चीज़ वाला। मैंने उसमें व्यंग में दिखाई है, और बच्चों को लेके वो लिखा है, शायद आपको पसंद आए उसको। नहीं, बिल्कुल मुझको पसंद आएगा, लोगों को भी पसंद आएगा, लोगों उसकी को लेना भाषा थोड़ी चाहिए। अलग है, क्योंकि यज्ञ भेरी पे सजा हुआ है वो व्यंग, पूरा एपिसेंटर जो है अच्छा, उसके हवन में है, वाह, तो इसलिए एपिसेंटर है, इसीलिए एपिसेंटर है। इसलिए इसे एपिसेंटर है। इसके बाद किसी संग्रह की तैयारी कर रही हैं या कुछ? संग्रह की तो तैयारी तो नहीं है, हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब मैं पुणे में हूँ, तो लगता है मुझे कि पुलह देशपांडे को मैं जितना अनुवाद कर पाऊँ यहाँ रह के। आज उनकी पुण्यतिथि है, और आज ही के दिन उनका विवाह भी हुआ था। तो आज मैंने फेसबुक पे शेयर भी किया है, उनकी जो पत्नी थी वो भी बहुत बड़ी नाट्यकर्मी रही हैं और लेखिका रही हैं, और पुलह देशपांडे को तो खैर महाराष्ट्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ना जानता हो, उनके बारे में मुझे बताना नहीं चाहिए ज़्यादा कुछ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लिख कर गए हैं वो हिंदी में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। वो जैसा लिख कर गए हैं वो हिंदी में है नहीं, तो वो चीज़ मुझे लाना है, और मैं कितना उसमें सफल हो पाऊंगी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उसके रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोच रही हूँ। ये है कि एक एक करके कोशिश कर रही हूँ कि उनकी चीज़ें सामने आएँ, और वो हिंदी के माध्यम से कम महाराष्ट्र से भी निकलें और पूरे देश में फैलें। ये मेरा एक उद्देश्य है, मैं धीरे धीरे उसको करती रहूँगी अपने तरीके से। कुछ अनुवाद उसके छपके भी आए कहीं कहीं, समकालीन भारतीय में जो साहित्य अकेडमी की पत्रिका उन्होंने निकाला था मेरा अनुवाद, तो उसके लिए कई जगहों से फ़ोन आए, बहुत स्टेट से आए, और मुझे लगा कि हाँ ठीक है, फिर मैं अनुवाद कर सकती हूँ। ज्ञान चतुर्वेदी जी बोले कि तुम्हारा अनुवाद बहुत अच्छा है और तुम इस पे काम करो, तो मुझे लगा कि जब इतने बड़े लोग जब बोलते हैं तो नहीं बिल्कुल करना चाहिए, और ये बहुत बड़ी साहित्य की सेवा होगी, 100% होगी, इसमें किसी अभी इतिहास मतलब जो मराठी व्यंग का इतिहास है वो भी किसी ने मेरे से मांगा था, तो मैंने पूरा निकाल के 8 महीने उसके ऊपर तैयारी करके और पूरा आर्टिकल उनको लिख कर भेजा है। तो एक किताब में वो भी आ रहा है कि मराठी व्यंग कब से स्टार्ट हुआ और कब अभी तक चल रहा है, और कितने लोगों ने क्या क्या किया उसके का, क्योंकि जो मराठी व्यंग में काम हुआ है वो हिंदी में नहीं काम हुआ कभी। नहीं, मराठी में बहुत साहित्य, नाटक, नाट्य संगीत, कविता, निबंध, लेख, कहानियाँ, सब में यहाँ व्यंग है, सब में। और सबसे पहले बहिणाबाई 1840 सबसे पहला व्यंग उन्होंने निकाला है, तब हमारे हिंदी में व्यंग नहीं था बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा रहा, और मुझे लगता है कि दर्शकों को हमारे ये पता चला होगा कि हिंदी के अलावा कितने भाषाओं में, जैसे आज मराठी की बात हुई, ऐसे और कभी किसी भाषा की बात होगी, और समीक्षा जी ने हिंदी मराठी दोनों पर इनका बराबर अधिकार है, और दोनों के बारे में इनकी चिंता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और जिन्होंने फूला देशपांडे की चर्चा की, इनको हिंदी में लाना ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा और चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी ये आए, हम सब पढ़ पाएँ उसको, क्योंकि अद्भुत लिखा है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी की हम प्रतीक्षा करेंगे। आज इस मुलाकात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे ये भी गुजारिश करूंगा, आपके व्यंग का एपिसेंटर लोग खरीद के पढ़ें। मैं इसमें नीचे लिंक पे दे दूंगा आपके जो अमेज़न पर है, जिससे कि लोग वहां से जा कर के जल्दी से जल्दी लेकर के पढ़ सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई चर्चा, किसी नए व्यक्तित्व और किसी नई कहानी या कविता के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।